हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। और बिगिनर्स से मेरा मतलब है जिन्होंने अभी अभी एसएससी की तैयारी स्टार्ट करनी शुरू करी है, जिनको लेस देन 2 मंथ्स का टाइम हुआ है एसएससी की फील्ड में आए हुए, और उनको अभी पता नहीं है कि क्या क्या होता है, क्या पैटर्न रहता है एसएससी का, किस तरीके से तैयारी करनी होती है, सभी सब्जेक्ट्स को कैसे इकट्ठा लेके चलते हैं, डेली का टाइम रूटीन आपका क्या होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स जो हमेशा एक बिगिनर करता है। तो वो सब चीज़ें आज मैं आपकी क्लियर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसे थोड़ा सा पेशेंटली देखना, और इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो आप 1.5x या 2x के ऊपर भी इसको देख सकते हो। बट इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने सभी डाउट्स ले लिए हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी एक पोस्ट डाली थी और उसमें मैंने सबके डाउट्स मंगवाए थे, जितने भी डाउट्स आते हैं बिगनर्स के। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैंने इस वीडियो के अंदर दे दिया। तो आराम से वीडियो देखना, पेशेंटली बैठ के आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो कन्फ्यूजन आपके माइंड में बनी हुई है, जितना भी इधर उधर आप इतने सारे वीडियोस देख रहे हो, इतना कुछ सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉल कर रहे हो, वो सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहली जो चीज़ है मैं आपको बताऊंगी एसएससी का जो पैटर्न है, क्या पैटर्न रहता है। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की बात करेंगे। और फिर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जो हमेशा एक बिगिनर करता है, तो उन चीज़ों से आपको बचना है। और इसलिए ये चीज़ मुझे डालनी सबसे पहले इसलिए ज़रूरी हो गई क्योंकि ये जो मिस्टेक्स होती है ना, ये हमेशा एक बच्चे का 1 साल 2 साल खा जाती हैं, 1 से 2 साल वेस्ट कर देती हैं, क्योंकि ये मिस्टेक्स वो बच्चा करता है। इस वजह से डिले हो जाता है, उसकी प्रिपरेशन डिले हो जाती है। जो प्रिपरेशन 1 साल के अंदर आराम से हो सकती थी, वो डिले होते होते कब 3 से 4 साल में पहुंच जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो देखना। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड करी हैं और लगभग पूरा एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करी है। फिर हम सब्जेक्ट वाइज एक एक करके बात कर लेंगे। सब्जेक्ट वाइज भी मैंने अच्छे से सारा एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। इंग्लिश में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जितनी बुक लिस्ट होती है, जो जो उनसे टीचर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे या फिर पेड कोर्स पे, और आपको कौन कौन से चैप्टर्स को कैसे कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस कर ली है। मैथ्स की कैलकुलेशन हो, चाहे इंग्लिश के अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट हो, रीजनिंग के अंदर आपकी स्पीड और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हें कैसे टैकल करना है, वो चीज़ें। और जीके के अंदर जितना भी पूरा सिलेबस है, हर टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस आप कहाँ कहाँ से करने वाले हो, उन टॉपिक्स को किस किस सोर्स से तैयार करने वाले हो, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट सोर्स कौन सा है, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डिस्कस की है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी डेली टारगेट्स के बारे में। हमारी एक टारगेट सीरीज़ भी हमने स्टार्ट की थी, जो कि 90 डेज़ की टारगेट सीरीज़ है, और वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अभी चल रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। और उसमें मैं आपको गाइडेंस भी देती रहती हूँ। कल ही हमने एक लाइव सेशन भी किया था, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और बायो में भी मिल जाएगा, तो फटाफट से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। उस पर डेली टारगेट्स आ रहे हैं, और टारगेट्स में भी आपको एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूंगी कि आपका मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का क्या रूटीन रहना चाहिए, जिससे आप बहुत अच्छा आउटपुट निकाल के ला सको। ठीक है। लास्ट में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स का क्या रोल है, उनको किस तरीके से आपने पूरा करना है और उससे तैयारी को अपनी बेटर कैसे बनाना है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मॉक टेस्ट, उसका प्रैक्टिस करना। मॉक टेस्ट को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, मॉक टेस्ट को कब और कितने मॉक टेस्ट आपको अटैम्प्ट करने हैं, कैसे कैसे अटैम्प्ट करने हैं, कौन से सोर्स से अटैम्प्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है। और लास्ट में आपको कितना टाइम रिक्वायर है एक एसएससी जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी इन सारी चीज़ों को देख के। ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आराम से पूरी वीडियो चाहे 2x पे लगा लो, लेकिन उसे आराम से देखना, और एक अपने पास नोटबुक और पेन लेके बैठो, सारी चीज़ों को नोट करना, स्क्रीनशॉट्स लेते रहना साथ साथ। ठीक है। सबसे पहले हम एसएससी का ना पैटर्न समझ लेते हैं कि वो कैसे कैसे एग्ज़ाम करवाता है। एसएससी के मेन जो सीजीएल का एग्ज़ाम है, जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है, एक सीएचएसएल का है और एक है एमटीएस। सीएचएसएल के अंदर आपको 12th क्लास की क्वालिफिकेशन चाहिए और एमटीएस में 10th की क्वालिफिकेशन चाहिए, और सीजीएल में आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो। ठीक है। ये जो 3 एग्ज़ाम है ना, वो क्वाइट सिमिलर से एग्ज़ाम है, तो इनकी मेजर हम बात कर लेते हैं अभी। देखो, जो इनका पैटर्न रहता है वो कुछ इस तरीके का है। टीयर 1 एग्ज़ाम होता है और एक टीयर 2 एग्ज़ाम होता है। टीयर 1 एग्ज़ाम के अंदर आपके 4 सेक्शंस हैं। फर्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके 25 क्वेश्चन आते हैं और आपको 50 मार्क्स के वो क्वेश्चन होते हैं। जनरल अवेयरनेस है, जीए, उसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स पर क्वेश्चन, 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन आते हैं,
50 मार्क्स, इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन आते हैं एंड 50 मार्क्स। टोटल जो पेपर है वो आपका 1 घंटे का होता है, ठीक है। टीयर 1 बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल क्वालिफाइंग एग्जाम है। सबसे पहली बात आपको इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। जो भी कट ऑफ लगती है अराउंड 9 to 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसके 9 to 10 टाइम्स बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है प्री के बाद मेंस देने के लिए, ठीक है। तो आपको टीयर 1 को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, उसकी कट ऑफ को क्लियर करना होता है। जो फाइनल मेरिट बनती है ना लास्ट में, उसके अंदर इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। क्लियर। दूसरी बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अगर आप उस एक क्वेश्चन को रॉन्ग कर दोगे तो आपके ये 2 मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे, प्लस 0.5 नंबर और कट जाएंगे, जिसको आप नेगेटिव मार्किंग बोलते हो। तो आप -2.5 हो जाओगे, ठीक है। इसलिए हमें नेगेटिव मार्किंग से भी बचना होता है। तो उसका तरीका मैं बताऊंगी जब मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करना बताऊंगी, उसके अंदर मैं सब सिखाऊंगी कि आपको नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच के चलना है। तो ये जो -0.5 मार्क्स होते हैं ना, ये वो मार्क्स होते हैं जो आपके खुद के मार्क्स थे, आपने गेन किए, लेकिन कोई क्वेश्चन गलत करने की वजह से वो मार्क्स कट गए। समझ आ गई। आगे बात कर लेते हैं टीयर 2 के लिए। टीयर 2 में कैसा कैसा सिनेरियो रहता है। टीयर 2 का पेपर कुछ इस तरीके से है। टीयर 2 के अंदर 3 पेपर हैं। पेपर 1 कंपलसरी होता है और वो सबको देना है। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, वो सभी बच्चे अटैम्प्ट करते हैं जो प्री को क्वालिफाई करके आते हैं। वो मेंस में जब बैठते हैं तो पेपर 1 सबको देना पड़ता है। उसके बाद पेपर 2 होता है। पेपर 2 सिर्फ वही बच्चे देते हैं जो जेएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट होती है वो, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसकी कट ऑफ भी अलग से लगती है, ठीक है। आपको उस कट ऑफ को क्लियर करना होता है। इस नॉर्मल कट ऑफ से थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ होती है वो, उसके अंदर थोड़े से मार्क्स आपको ज़्यादा क्वालिफाई करने होते हैं। और फिर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है, स्टैटिस्टिक का एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200 नंबर का टेस्ट होता है, उसे देना होता है। और एक पेपर 3 होता है, ये वो बच्चे देते हैं जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। बट अब 2024 में भी इनकी कोई पोस्ट निकली नहीं थी और एसएससी ने इन पोस्ट को फिल करना प्रमोशंस के थ्रू स्टार्ट कर दिया, या फिर वो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स लेंगे। पहले एसएससी सीजीएल के थ्रू ही इनको भरा जाता था, लेकिन अब ये चीज़ें बंद हो गई हैं। तो अब मेन 2 ही पेपर बच गए हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 3 ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो ये वाला पेपर समझ में आ गया। पेपर 2 सिर्फ वही देंगे जो जेएसओ के लिए क्वालिफाई होके आएंगे और जेएसओ के लिए अप्लाई करेंगे फॉर्म फिल करते टाइम। बात कर लेते हैं पेपर 1 के बारे में, क्योंकि ये तो सबको ही देना है। पेपर 1 के अंदर आपके 2 सेशंस होते हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 के अंदर 3 सेक्शंस होंगे, 3 सेक्शंस होंगे। सेशन 1 का जो होगा पेपर, वो आपका 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। इसमें सबसे पहले सेक्शन 1 है, देन सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर मैथ्स है, रीजनिंग है। मैथ्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो -1 मार्क्स की होती है। इतनी बात क्लियर है। -1 आपके वहाँ पे हो जाता है। जैसे प्री में 0.5 माइनस हो रहे थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 हो जाते हैं अगर आप क्वेश्चन गलत करोगे तो। सेक्शन 2 के अंदर आपका इंग्लिश और जीए होता है, 45 और 25। 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आते हैं, वो भी 3 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन 1 के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। सेक्शन 2 के लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। 1 घंटा पूरा होता है ये वाला सेक्शन जो है वो सेव हो जाता है और बंद हो जाता है। आप सेक्शन 2 पे आने के बाद सेक्शन 1 में नहीं जा सकते हो वापस। लेकिन प्री में ऐसा कुछ नहीं होता। प्री में आप चारों ही सेक्शन में आगे पीछे चल सकते हो, किसी भी पार्ट को पहले कर सकते हो, किसी को भी लास्ट में कर सकते हो। इसके अंदर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेंस के अंदर जब एक सेक्शन 1 आपका सबमिट हो जाएगा तो आप दोबारा से सेक्शन 1 के ऊपर नहीं जा सकते हो। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आगे देख लेते हैं सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 में मैंने बताया 70 क्वेश्चन इन टोटल हो जाएंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 210 नंबर का सेक्शन 2 होगा। फिर है सेक्शन 3। सेक्शन 3 कंप्यूटर का सेक्शन होता है जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और टोटल 60 मार्क्स का है। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है कंप्यूटर का, ये क्वालिफाई करना है आपको। फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है। फाइनल मेरिट में जो मार्क्स ऐड होंगे वो सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के मार्क्स ही ऐड होंगे। सेक्शन 3 के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। इसकी भी कट ऑफ एक प्रिपेयर होती है, बस आपको उतने मार्क्स क्वालिफाई करने होते हैं कंप्यूटर में। 60 में से अगर आप 18 मार्क्स ले आते हो
तो आप इस सेक्शन को क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन जो CPT पोस्ट हैं, CPT पोस्ट यानी कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसके अंदर हायर क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो हायर क्वालिफिकेशन के लिए कट ऑफ लगती है। कट ऑफ को क्वालिफाई करोगे तभी आप CPT पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। CPT में बहुत सारी पोस्ट आती हैं, वो मैं आपको किसी दिन टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर दूंगी कौन कौन सी पोस्ट हैं जो CPT के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके लिए अलग से कट ऑफ लगेगी, तो उसमें आपको उतने उतने मार्क्स क्वालिफाई करने होते हैं, बट मेरिट में मार्क्स ऐड नहीं होंगे। मेरिट के लिए आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के मार्क्स ही चाहिए सिर्फ, ठीक। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है, जो भी पैटर्न रहता है Tier 1 और Tier 2 एग्ज़ाम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सभी बिगिनर्स करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। अगर इसको स्किप करोगे ना तो आपकी जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि ये मिस्टेक्स ऐसी खतरनाक मिस्टेक हैं कि अगर आप करोगे ना तो हो सकता है कि आपके कई साल ख़राब हो जाएं। और ऐसा हुआ है, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है जिनको 3 से 4 साल हो गए हैं प्रिपरेशन करते करते, और पहले 1-2 साल में तो इन चीज़ों के बारे में उनको पता ही नहीं था। ये सब करते करते उनकी जर्नी इतनी ज़्यादा लंबी हो गई। एक SSC एग्ज़ाम जो 1 से 1.5 साल की प्रिपरेशन में क्वालिफाई किया जा सकता है, उसको क्वालिफाई करने में हमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो इसीलिए मैं पहले ही ये सारी मिस्टेक्स आपको बता रही हूँ ताकि आप इनसे बच सको, ठीक है। देखो, सबसे पहली मिस्टेक जो सब करते हैं, दे अवॉइड कंप्लीटिंग फुल सिलेबस। सभी यही पूछते रहते हैं कि दीदी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो हमको, हम तो सिर्फ वही करेंगे और इतना करके हम प्री क्वालिफाई कर लेंगे। भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। अगर तुम प्री क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हो और सिलेबस छोड़ के जाना चाहते हो, सारे चैप्टर्स कुछ चैप्टर्स करके जाना चाहते हो इंपॉर्टेंट, जैसे तुम अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे करते थे या स्कूल के टाइम पे करते थे, ये ना तो ग्रेजुएशन चल रही है और ना ही स्कूल चल रही है, लाइफ का एग्ज़ाम है, सब करके जाना पड़ेगा। रीज़न बीइंग कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने लग गई है, और इस बार भी 2025 कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है, 160 प्लस मान के चलो, ठीक है। तो इसके बारे में तो भूल के भी नहीं सोच सकते कि हम कोई चैप्टर छोड़ के जाने वाले हैं। और बिल्कुल पूछना ही मत कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं। अगर कोई बता भी रहा है ना, वीडियो बंद कर दो, सब इंपॉर्टेंट हैं, सारे चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे, कोई छोड़ के नहीं जा सकते। कोई किसी भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे GK हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका कंप्यूटर ही क्यों ना हो, सब के सब चैप्टर्स आपको आने चाहिए, छोड़ोगे नहीं। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में सबसे मेन दिक्कत जो बच्चों की आती है ना, वो आती है कि डेली सभी सब्जेक्ट्स को कवर नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट उनका बैक एंड पे रह जाता है, ठीक है। कि एक सब्जेक्ट को वो ज़्यादा फोकस कर लेते हैं और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल ही डिम लाइट में पड़ा रहता है, उसको उस पर इतना ज़्यादा फोकस किया नहीं जाता। तो ऐसा भी नहीं चलने वाला है। अगर कट ऑफ क्वालिफाई करनी है तो चारों सेक्शन पे आपका जो है ना स्ट्रॉन्ग एक बेस बनना चाहिए। जब चारों सेक्शन पे स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा तो ही आप उस कट ऑफ तक पहुंचने के बारे में सोच सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ बिग गेम। उसके बाद एक जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक कोई बंदा करता है ना, वो होती है कि अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियोस देखते रहना। अगर आपको एक ऐसा पॉइंट मिल गया है कि हाँ अब हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो बहुत ज़्यादा वीडियोस के पीछे मत भागो। स्टिक टू वन प्लान ओनली। एक मेंटर पकड़ो, एक टीचर पकड़ो, बस उसके साथ लगे रहो। 1 या 2 मेंटर्स आपके लिए इनफ होते हैं, इससे ज़्यादा इधर उधर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप हो, आप बहुत सही जगह के ऊपर हो, ठीक है। 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा मेंटर्स आपके पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाता है, किसकी माने किसकी ना माने, बहुत ऐसी माइंड में कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर लेते हो। तो आपको उस चीज़ से बचना है, ठीक है। उसके बाद, नॉट यूजिंग द बेस्ट रिसोर्सेज का यूज़ ना करना। कई बार क्या होता है, आप कुछ ऐसे रिसोर्सेज पढ़ने स्टार्ट कर देते हो, स्पेशली मैथ्स में ऐसा होता है बच्चों के साथ, कि वो ऐसे कुछ टीचर्स के साथ जुड़ जाते हैं जिसको कंप्लीट करने के बाद उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ मिस आउट हो गया है, या फिर हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है। तो वो एकदम से अपना रिसोर्स स्विच करने लग जाते हैं, दूसरे के ऊपर, फिर तीसरे के ऊपर। किसी ने कुछ आपको सजेस्ट कर दिया तो आप अपना छोड़ के उसके ऊपर चले गए, द फोमो टाइप 1। तो आपको इसको अवॉइड करना है, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। और रही बात बेस्ट रिसोर्सेज की, तो जो रिसोर्सेज मैंने खुद फॉलो किए हैं, बाकी 90% बच्चे फॉलो कर रहे हैं, वो सभी रिसोर्सेज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी। तो आप वो वीडियो पूरी देखना, अपने पास नोट करते जाना। जो ये वाली मिस्टेक है ना, शॉर्टकट्स का यूज़ करना या फिर शॉर्टकट वीडियोस के पीछे भागना, जिसमें आपको अलग अलग कंसेप्ट्स के शॉर्टकट्स बताए जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। ये मत करना आप बिल्कुल भी, क्योंकि शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता है। अगर कुछ होता है तो वो होते हैं आपके कंसेप्ट्स या फिर आपके मेथड्स। कंसेप्ट्स और मेथड्स, बस इन 2 चीज़ों के ऊपर रिलाय रहो।
ये जब आपकी ये दो चीज़ें मजबूत हो जाती है ना, तो शॉर्टकट्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेंस में अगर कोई चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आती है, या प्री में भी जो बहुत ज़्यादा काम आती है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स होते हैं या फिर मेथड्स होते हैं जो आप अपने बिल्ड करते हो या किसी से सीखते हो, बस। उसके अलावा शॉर्टकट नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को अभी से समझ जाओ, इन शॉर्टकट्स या ट्रिक्स के पीछे भागना बंद कर दो। नेक्स्ट वन इज़ फ्रिक्वेंटली चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी। ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, अपनी स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज करना। स्ट्रैटेजी एट द एंड वही काम आने वाली है जो आपकी खुद की होगी। जो आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करोगे ना, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख के, अपने आप को जज करके, वो स्ट्रैटेजी आपकी एग्ज़ाम वाले दिन काम आएगी, कुछ और काम नहीं आएगा। और अगर आपने एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करी है, एक काम को करना स्टार्ट कर दिया है, आपको समझ में आ गया कि अब मुझे इस पाथ के ऊपर चलना है, तो आप अपना पाथ फॉलो करते जाओ। कोई और अगर आपको आके इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है अलग अलग चीज़ें बता के कि हाँ आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो अपना सी चीज़ छोड़ के किसी और के पीछे भाग जाओगे ना, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरीके से चलना स्टार्ट कर दोगे, जहाँ आपको ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था ना, ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, आप ये वाला पाथ फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, तो उसके अंदर आपके 4 साल कहाँ चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये रास्ता 1 साल का था और आप 4 साल ले गए उसे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जो सब बच्चे करते हैं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ सेल्फ डाउट और नेगेटिव माइंडसेट रखना। सेल्फ डाउट नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में, स्पेशली अपने आप को लेके, क्योंकि आप खुद जानते हो कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, किस पाथ पे चल रहे हो, आपने कितने मॉक टेस्ट लगा दिए, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने सब कुछ ट्राई किया है, ठीक है। तो ये जब सेल्फ डाउट आता है ना, वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्कुल ख़राब कर देता है। तो इस चीज़ को मत आने देना। सेल्फ डाउट सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। वो एग्ज़ाम टाइम के ऊपर भी आप जहाँ पे अपना 100% दे सकते थे, बहुत आराम से 100% रिजल्ट निकाल सकते थे अपनी मेहनत का, वो नहीं निकाल पाओगे अगर आपके माइंड में सेल्फ डाउट रहेगा, या फिर स्ट्रेस में एग्ज़ाम देने जाओगे, अंडर प्रेशर एग्ज़ाम देने जाओगे। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, इसको बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। दैट्स इट। आगे हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के लिए। इंग्लिश में आपको किस तरीके से अप्रोच करना है और कैसे फुल मार्क्स के लिए आगे बढ़ना है। इंग्लिश में जो हमारे मेन 4 पिलर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे ग्रामर, वोकैब, नेक्स्ट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पार्ट। प्रैक्टिस करोगे तभी इन 3 चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब देखते हैं कि इनको कहाँ कहाँ से आपने करना है। ग्रामर के लिए आपको कहाँ से क्या क्या चीज़ें करनी है। एज अ फ्रेशर आपको ग्रामर के सभी कंसेप्ट और सभी चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करने पड़ेंगे, और इन चैप्टर्स को आप या तो वीडियो सोर्स से कंप्लीट कर सकते हो या फिर बुक से कंप्लीट कर सकते हो। दोनों ही सोर्सेज मैं आपको बताऊंगी कि आपको दोनों चीज़ों में कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है। वीडियो के लिए एक अमन सर का कोर्स है जो यूट्यूब के ऊपर है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। उसका जो लिंक है इस वीडियो का, इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और बुक के लिए नीतू मैम की आती है वॉल्यूम 1 बुक आती है नीतू मैम की, ठीक है। आप वो ले सकते हो और आप उस बुक से सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ये 2 बेस्ट सोर्सेज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो इंग्लिश की फील्ड में ग्रामर करवा रहे हैं, आप उन्हें सर्च कर सकते हो और एक एक या दो दो क्लासेस उनसे लेके ट्राई कर सकते हो कि आपको किसका बेस्ट समझ में आ रहा है। उसके बाद आप उन टीचर्स से कंटिन्यू कर सकते हो, बट ग्रामर को छोड़ना मत। ग्रामर इंपॉर्टेंट है, रीडिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं वोकैब के लिए। बट बिफोर मूविंग टू वोकैब, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज डिस्कस किए हैं, इंग्लिश के बहुत सारे रिसोर्सेज डिस्कस किए हैं, और वो इस वीडियो के अंदर किए हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को देख सकते हो, इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी हैं और बेस्ट स्ट्रैटेजी बताई है इंग्लिश की। तो अगर आपको डिटेल में सब कुछ समझना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और इधर उधर फिर आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे बेस्ट सोर्सेज, सारी बेस्ट चीज़ें मैंने इसमें ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अगर ये सब बताने लग गई तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, इसलिए मैं आपको सोर्सेज दे रही हूँ। तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर जाके एक बार उसको देख सकते हो, अपने माइंड को एक स्ट्रेटजाइज करने के लिए, अपनी प्लानिंग बनाने के लिए ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आगे बात करते हैं वोकैब की। वोकैब आपको कहाँ से करनी है। वोकैब के लिए जो सब फॉलो करते हैं, ब्लैक बुक ले सकते हो आप। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं। समुद्र मंथन आती है जो रानी मैम की बुक है, या फिर एक नीतू मैम की आती है वोकैब बुक। इसके ऊपर भी वीडियोस डली हुई हैं मेरे चैनल के ऊपर। ये नीतू मैम की बुक है,
आप इसे ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो कोई PYQ बुक भी फॉलो कर सकते हो। PYQ बुक के अंदर आप किरण की बुक फॉलो कर सकते हो या फिर पिनाकल की बुक फॉलो कर सकते हो, इसके अंदर भी वोकैब्स दिए हुए हैं। लेकिन मैं जो पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ ना आपको, वो ब्लैक बुक है। आप ये वाली बुक ले सकते हो, ठीक है। ये बुक है ब्लैक बुक, इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, ये वाली ब्लैक बुक आप ले सकते हो, या फिर ये वोकैब की बुक है नीतू मैम की, आप इसको भी ले सकते हो। दोनों ही बेस्ट है और ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों बुक्स के अंदर, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले लो, ठीक है, और उससे वोकैब करना स्टार्ट करो। और वोकैब आपको करनी कैसे है, कहाँ से कितना कितना पोर्शन कवर करना है। वोकैब के अंदर 4 चीज़ें आती हैं आपकी, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईडियम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, और फिर आती हैं आपकी फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। इन पांचों चीज़ों को आपको कवर करना होता है। तो इनको कैसे कैसे कवर करना है वो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, तो इसको ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया कि आप वोकैब को कैसे कवर करोगे और उसके साथ साथ रिवीजन भी करोगे। 5 से 6 बार रिवीजन भी आप कर सकते हो सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर, बहुत आराम से, ठीक है। तो इस वीडियो को देख लेना, इसका लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया बच्चों का और बच्चे यूज़ भी कर रहे हैं ये स्ट्रैटेजी, तो आप भी करके देखो। उसके बाद बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, जिसके लिए सब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत तंग करता है बच्चों को। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो सबसे पहला वर्ड दिख रहा है ना आपको, वो दिख रहा है रीडिंग। और ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को ठीक करने का भी एक ही तरीका है, वो है रीडिंग। आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अपने आप आपका ठीक हो जाएगा। तो आप जितनी ज़्यादा रीडिंग कर सकते हो ना, उसके ऊपर फोकस करो। रीडिंग के लिए आप अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो। आपके पास आपके छोटे भाई बहन की 11th की, 12th की, 10th की या 9th क्लास की जो इंग्लिश की बुक्स आती थी वो पढ़ी हुई होंगी घर में, आप उनसे स्टार्ट कर सकते हो। या फिर रीडिंग के लिए जो बेस्ट रहता है न्यूज़पेपर रीड करना, आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा है। न्यूज़पेपर में आप द हिंदू में जो आर्टिकल्स आते हैं, द हिंदू के जो आर्टिकल्स आते हैं उनको रीड कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बिल्ड होगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए और कोई चीज़ इससे ज़्यादा बेस्ट नहीं है, आपको रीडिंग पे फोकस करना पड़ेगा। आपको अपनी रीडिंग इतनी अच्छी करनी पड़ेगी कि आप एक बार पढ़ो और आपको सब कुछ समझ में आ जाए फटाफट से, आपको दोबारा उसको देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप नॉर्मल रीडिंग करते जा रहे हो तो डायरेक्टली वो चीज़ें आपको समझ आती जा रही हैं, वो उसका मतलब आप हिंदी में उसको कन्वर्ट करते जा रहे हो, आप खुद इंग्लिश बनाने लग जाओगे जब आपका रीडिंग पार्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और रीडिंग डेवलप होने में टाइम लगता है, एकदम से डेवलप नहीं होती है, आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे उस हैबिट को डेवलप करने में, अपनी रीडिंग को थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पे लाने के लिए। तो डेली का करो, डेली आधे घंटे की रीडिंग आपको करनी ही करनी है, और ये मस्ट है। 30 मिनट्स की आपको रीडिंग करनी ही करनी है, और ये मस्ट है आपके लिए। अगर आपका रीडिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप 1 घंटा भी रीडिंग कर सकते हो, क्योंकि जो बैंकिंग के बच्चे हैं, आपको पता होगा कि बैंकिंग के अंदर इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। एसएससी से बहुत अच्छा लेवल पूछता है बैंकिंग में इंग्लिश का, तो बच्चे 1-1 घंटा भी इंग्लिश की रीडिंग करते हैं, डेली के एडिटोरियल्स रीड करते हैं। एसएससी वाले बच्चे 1 या 2 एडिटोरियल रीड कर रहे होते हैं, बैंकिंग वाले 4-4 एडिटोरियल्स रीड कर रहे होते हैं, डेली की वोकैब याद कर रहे होते हैं, और कहाँ से कर रहे होते हैं, वो यहाँ से कर रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो, रीडिंग का पार्ट हो गया शॉर्ट, रीडिंग इतना करना स्टार्ट कर दो, उसके बाद हम देखेंगे कि पैसेजेस को कैसे करना होता है, पैसेज में कौन सी स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी होती है, उन सब चीज़ों के बारे में भी समझेंगे। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपको पैसेज को कैसे कवर करना होता है, पैसेज में स्पीड कैसे बनानी होती है, और एक्यूरेसी के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करवा दूंगी, ताकि आपका ये वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, और टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करेंगे और सेक्शनल की भी प्रैक्टिस करेंगे, दोनों ही चीज़ें क्योंकि ज़रूरी है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए आप एक बुक ले सकते हो। बुक मैं हमेशा 2 ही रिकमेंड करती हूँ, एक आपकी पिनाकल है और एक है ब्लैक बुक, हाँ सॉरी ब्लैक बुक नहीं, एक आती है आपकी किरण, ठीक है। या तो आप पिनाकल की बुक ले लो या फिर किरण की बुक ले लो, ये दोनों ही PYQs बुक हैं। इसके अंदर TCS जितने भी एग्ज़ाम करवाता है SSC के, उन सभी के क्वेश्चन इन बुक्स में मिल जाते हैं, तो आपको वहाँ से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। टॉपिक वाइज में मेरा मतलब है जो अलग अलग एरर्स की प्रैक्टिस होती है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होते हैं, PQRS होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गई, नरेशन हो गई,
ये सब होते हैं टॉपिक्स जिनकी आपको अलग से प्रैक्टिस करनी होती है। तो उन प्रैक्टिस करने के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हो। और ये बुक आपको लेनी कब है, जब आप अपना ग्रामर वाला पोर्शन पूरा कर लो और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट कर लो। यहाँ पे आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे होगे और यहाँ पे आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे होगे, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। चैप्टर वाइज के अंदर आप नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स इनके अलग से क्वेश्चंस लगा रहे हो। टॉपिक वाइज के अंदर जो टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, उनके आपको प्रैक्टिस करनी होती है अलग से। तो इन दोनों को कन्फ्यूज़ मत किया करो आपस में, ठीक है। टॉपिक वाइज की प्रैक्टिस आपको अलग से ही करनी है। उसके बाद आते हैं आपके सेक्शनल्स। जब आप ग्रामर कंप्लीट कर लोगे, रीडिंग आपकी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, ये दोनों काम करने में आपको लगभग 1 महीना लग जाएगा, 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। इतना करने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट स्विच कर सकते हो और इसके ऊपर स्विच करते ही आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे अपने आप। यहाँ पे इतने रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, लर्निंग मोड में हो। और जब आप प्रैक्टिस पे आओगे तब आप अप्लाई कर रहे होगे। तो जब आप अप्लाई करते हो ना, तो आप ज़्यादा आउटपुट निकाल के लेके आते हो। बट अप्लाई करने से पहले सीखना भी ज़रूरी है, तो आप यहीं से सीखोगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शनल्स की। सेक्शनल आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के ऊपर सेक्शनल्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो। सेक्शनल टेस्ट के अंदर आप CGL के लगा सकते हो, CHSL के लगा सकते हो, MTS के लगाओगे। और इंग्लिश के अंदर CPO भी मैं बोलती हूँ, CPO के सेट्स भी आपको लगाने हैं, ठीक है। इतना ही करना है आपको इंग्लिश में, इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाली वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, मैंने इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इंग्लिश के लिए सब कुछ एक्सप्लेन किया है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक। आगे हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में। जो सबसे बड़ा फियर रहता है, फियर भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए रहता है क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना, वो बहुत बड़ा है। सिलेबस बहुत लेंदी है और वो लेंदी इसलिए बन गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बल्कि कोर्सेज चल रहे हैं ना, जिसके अंदर 300 वीडियोज़ हैं, 300 350 वीडियोज़ हैं, जिनको बच्चे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और बस उसी में ही रह जाते हैं। इतने बल्कि वीडियोज़ हैं, इतने बल्कि सब कुछ आया हुआ है, तो इस वजह से सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी लगता है। बट आपको मैं कुछ ऐसे सोर्सेज बताऊंगी जहाँ जो बेस्ट सोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है और आप बहुत आराम से उनको कंप्लीट कर सकते हो और जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस में बेसिकली 2 पार्ट्स हैं आपके, अर्थमेटिक का पोर्शन है और एक एडवांस मैथ का पोर्शन है, ठीक है। इन दोनों को ही आपको कंप्लीट करना है। और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो। तो इंपॉर्टेंट जैसा एज सच कुछ है नहीं। कुछ चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप बाकियों को भी इग्नोर करके नहीं जा सकते हो एग्जाम में। आपको अपनी तरफ से ना दोनों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, बट स्टिल मैं आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे बता देती हूँ मैथ्स के, जिसके अंदर से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, अच्छा पोर्शन कवर हो जाता है उससे। सबसे पहली बात तो एडवांस मैथ। एडवांस मैथ आपका 50% वेटेज रखता है एग्जाम के अंदर। तो अगर आप अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो तो आप एडवांस मैथ से अपना सिलेबस स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 50% वेटेज होती है और एडवांस मैथ के मुश्किल से 4 से 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इनको कर लो सबसे पहले, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा आपको। एडवांस मैथ से स्टार्ट कर लो। अर्थमेटिक में भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत अच्छा होता है। एडवांस मैथ कर लेना। उसके बाद अर्थमेटिक के मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बताती हूँ जिनको सबसे पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद बाकी के चैप्टर्स करते रहना। अर्थमेटिक में सबसे पहले परसेंटेज से स्टार्ट कर लेना, क्योंकि ये तो आना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन इसका यूज़ होता है, हर चैप्टर में यूज़ होता है। और एक है चैप्टर आपका एलिगेशन, एलिगेशन के साथ मिक्सचर भी पढ़ाते हैं, ठीक है। इन 3 चैप्टर को सबसे पहले कंप्लीट कर लेना अर्थमेटिक स्टार्ट करने से पहले। अर्थमेटिक के चैप्टर सही हैं, लेकिन ये तीनों आपके पहले कंप्लीट होंगे, उसके बाद आप अर्थमेटिक के बाकी चैप्टर्स को पकड़ोगे, क्योंकि इन तीनों चैप्टर का यूज़ होता है अर्थमेटिक के सभी चैप्टर्स में, ठीक है। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक के, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके साथ डिस्काउंट भी, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर से। इसके अलावा आप SICI कर सकते हो, वो भी बेस्ट है, इससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। SICI से भी 2 क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से भी 2 क्वेश्चन आराम से दिखते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पहले आप ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स हैं वो तो करने ही है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसके अलावा DI आती है, DI के 2 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में आते हैं, 2 से कभी कभार 3 भी होते हैं। तो DI को भी अच्छे से कर लो, यहाँ से आपका बहुत मेजर पोर्शन कवर हो जाता है मैथ्स का, ठीक है। उसके बाद बाकी के चैप्टर्स आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए आप कौन सी बुक का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बिना तो मैथ्स को टैकल किया जा ही नहीं सकता, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप अगेन या तो पिनाकल यूज़ कर लेना या फिर किरण की बुक यूज़ कर लेना। इन दोनों बुक्स के अलावा आपको किसी और बुक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, जितनी भी हैं आप इन दोनों में से कोई एक बुक यूज़ कर लो, ठीक है।
इन दोनों में से एक बुक यूज़ करो, डेली के 50 क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करो। अगर आप बिगिनर हो तो धीरे धीरे जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा ना, तो आप 100 क्वेश्चंस डेली लगाने स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और इतना लगाना ही पड़ेगा आपको, ओके। और बिगिनर्स के लिए मैं स्पेशली बता दूँ, मैंने ये वाली एक वीडियो बनाई थी मैथ्स के लिए, और ये बहुत सारे बच्चों ने देखी है। अब तक बहुत सारे बच्चे इसको देख चुके हैं। अराउंड 10,000 बच्चे हैं जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, और बहुत सारे बच्चों ने इन चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट किया, और मेरे पास खुद मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी बहुत अच्छे से हमारा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है हमें। तो आप एक बार इस वीडियो को देख लेना। मैथ्स में जिस तरह से आपको जिस सीरीज़ में काम करना है ना, वो मैंने सब इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा जो मुझे कुछ बताना था वो मैं आपको यहाँ पे बता ही रही हूँ, जो चैप्टर्स बता रही हूँ, जो टीचर्स और सोर्सेज बता रही हूँ। आगे हम कैलकुलेशन के बारे में भी बात करने वाले हैं, तो इसके एडिशनल आपको ये वाली वीडियो ज़रूर देखनी है, और ये मस्ट है, ठीक है। इसके अंदर सारी बातें मैंने कवर की हैं, ठीक है। आगे मैं बता देती हूँ आपको टीचर्स के बारे में। तो ये कुछ टीचर्स हैं जिनसे मैंने पर्सनली पढ़ा है, काफ़ी इनकी क्लासेस भी देखी हैं, तो मैं रिकमेंड कर रही हूँ इसके लिए कि आप इन टीचर्स के कोर्सेज देख सकते हो। इन सब की यूट्यूब वीडियोज़ अवेलेबल है, तो आप एक बार यूट्यूब पे जाओ, इन टीचर्स से एक बार पढ़ के देखो। और ये बेस्ट टीचर्स मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ, और भी बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं प्लेटफॉर्म पे, बट आप सबसे तो नहीं पढ़ सकते ना, आपको अपना एक सोर्स चूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि आप एक बार इन टीचर्स से पढ़ के देखो यूट्यूब के ऊपर, आपको जो बेस्ट सूट करे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अर्थमेटिक के लिए जो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी ना, आप इनके साथ जा सकते हो, इनके साथ जा सकते हो अर्थमेटिक के लिए मेन, ठीक है। और एडवांस के लिए आप इनके साथ जा सकते हो, एडवांस मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनका सुपर 100 एक कोर्स आता है, और ये 100 डेज़ के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। सिर्फ 100 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है, बल्कि कोर्सेज के ऊपर जाने की बजाय। और बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं, बहुत अच्छे सिलेक्शंस भी दे रहे हैं, तो आप जा सकते हो। अभिनय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही बहुत अच्छा है, दोनों में बेस्ट है। आप इनसे भी फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, इन सभी की फ्री क्लासेस है यूट्यूब पे बहुत सारी। आप एक एक बार इनसे ना कुछ कुछ वीडियोस, कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ के देख सकते हो। आपको जो बेस्ट लगे उनका आप पेड कोर्स ले लो, या यूट्यूब से करना है आप यूट्यूब से कर लो। मैंने जो टारगेट सीरीज स्टार्ट की है ना, उसके अंदर मैं सब यूट्यूब से कवर करवा रही हूँ, जितनी भी चीज़ें, और बहुत अच्छे से कवर करवा रही हूँ। आपको किसी पेड कोर्स की नीड फील ही नहीं होगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम के साथ जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स भी मिल जाएंगे। जिस जिस चैप्टर को जिस जिस टीचर से करना है वो भी मैं आपको बेस्ट वीडियोस वहाँ पे दूंगी। आपको कुछ खुद से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है, ठीक है। बाकी सोर्सेज के लिए जैसे मैंने बताया, यूट्यूब या फिर आप उनके पेड कोर्स। बट पेड कोर्स खरीदने से पहले एक बार यूट्यूब से ज़रूर इन टीचर्स को देख लेना, पढ़ लेना इनसे, क्योंकि हर बच्चे को कोई टीचर सूट करता है, कोई नहीं करता, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ्स अलग है, वीकनेसेस अलग है, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो आपको जौन सा टीचर सूट करे आप उन्हीं के साथ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब से कुछ उनके सेशंस अटेंड करने हैं, उसके बाद आप पेड कोर्स उनका ले सकते हो, अगर आपको समझ में आए तो, ठीक है। किसी के कहने पे मत जाना कि हाँ वो बच्चा या टॉपर ने इस टीचर से पढ़ा तो हम भी इसी टीचर से पढ़ेंगे और हम भी सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप अपने मन से, आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उसके पास जाओगे, उससे फॉलो करोगे, ठीक। कैलकुलेशन, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, और स्पीड बढ़ाने के लिए सब यही सजेस्ट करते हैं कि आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पेशली जब आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जितने भी वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उन सब में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ सोर्सेज आपको बता रही हूँ, आप उन्हें फॉलो करो, ठीक है। सबसे पहली बात, कैलकुलेशन में जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो आपको आनी चाहिए, आपको पता भी होंगी। टेबल्स आने चाहिए आपको, टेबल्स 20 तक तो आराम से आने चाहिए, आप 25 तक भी याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्वेयर्स याद होने चाहिए, ठीक है। स्क्वेयर्स जो हैं वो आपको 30 तक याद होने चाहिए, और उसके आगे 100 तक निकालने आने चाहिए। 100 तक स्क्वेयर्स कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए। इसकी वीडियोज़ काफ़ी अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हो और इनको सीख सकते हो, और आपको सीखना भी है। इसके अलावा स्क्वेयर्स के अलावा जो स्क्वेयर रूट्स होते हैं, स्क्वेयर रूट्स निकालते हैं, स्क्वेयर रूट्स निकालने आने चाहिए। अगर आपके पास कोई नंबर आ गया तो आपको उसका स्क्वेयर रूट निकालना, तो वो आप कैसे निकालोगे ये आपको आना चाहिए, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर बारी आती है क्यूब्स की। क्यूब्स आपको याद होने चाहिए 20 तक, ठीक है। 20 के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्यूब्स होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, यहाँ तक इतना कर लो। उसके बाद
परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो कन्वर्जन होता है ना, वो आपको आना चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले बेसिक ये 3-4 चीज़ें सीखो, यूट्यूब से सीख लो, ठीक है। और ये आपका बेसिक है, इतना आना चाहिए, सबको आना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो बैंकिंग की, एसएससी की या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की, तो इतना आपको सबसे पहले आना चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात जो मैं समझाना चाह रही हूँ ना आपको, वो है आपके कंसेप्ट्स। कैलकुलेशन सीखना एक अलग चीज़ होती है, कैलकुलेशन की स्पीड बनाना एक अलग बात है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, वो होता है आपके कंसेप्ट्स। जब आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि जब आपको पता होता है कि इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करना है, आपको एक रास्ता पता है कि हम इस क्वेश्चन को इस रास्ते से जाके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, दैट्स इट, ये क्वेश्चन सॉल्व, इतना आपको पता है। और जब आप इन 4 स्टेप्स की बार बार प्रैक्टिस करते हो, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, जब इन्हीं स्टेप्स की प्रैक्टिस करते हो ना, तो 15 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये स्टेप्स आप बहुत जल्दी करने लग जाते हो। जिस क्वेश्चन को करने में आपको पहले 3 मिनट लगते थे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करने से आप उसे 1 मिनट पे ले आओगे बहुत आराम से। जिस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट लगते हैं, उसको आप आधे मिनट के ऊपर ले आओगे बहुत आराम से। और वो कैसे होगा? जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करोगे। कैलकुलेशन आपके कभी भी स्पीड को इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा सकती जितना कि आपके कंसेप्ट्स बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने कंसेप्ट्स पे बहुत अच्छी पकड़ बना लेते हो और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको, ठीक है। जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप स्पीड जो है वो बिल्ड होने लग जाएगी। एक स्टोरी आपने सुनी होगी, जब आप एक साइकिल चलाना सीखते हो तो साइकिल चलाते टाइम आप स्पीड के ऊपर फोकस नहीं करते। जब आप सीखना स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले उसका बैलेंस बनाते हो, है ना, बैलेंस बनाते हो, उसके हैंडल को बैलेंस करना सीखते हो, पैडल मारना सीखते हो। तो उस चीज़ को सीखने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप उसको एक बार सीख जाते हो ना, उसके बाद इन चीज़ों के बाद अपने आप स्पीड बन जाती है। कभी आपने अपनी स्पीड पे काम किया कि हम बहुत तेज़ साइकिल चलाएंगे, उसके ऊपर कभी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमने जो कोर है ना उसको सीख लिया। और कोर क्या था? ये बैलेंस बनाना। आपको मैथ्स में बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा। बैलेंस ही है जो आपकी स्पीड भी बढ़ाएगा कैलकुलेशन की, और एक्यूरेसी को भी बिल्ड करेगा। दोनों ही चीज़ें आपकी अगर किसी चीज़ से बढ़ सकती है तो वो है आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग और उसकी प्रैक्टिस। अच्छे मेथड सीखो, अच्छे मेथड सीखो, शॉर्टकट के पीछे मत जाओ, ठीक है। शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर कोई चीज़ होती है तो वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ मेथड्स। अगर आपको कोई चीज़ परफेक्ट बना सकती है तो वो मेथड्स है। मेथड सीखो, अच्छे अच्छे मेथड सीखो क्वेश्चन को करने के, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ जो मैं बता रही हूँ ना, एक बार उसको भी अप्लाई करके देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप डेली क्या कर सकते हो? डेली अपने रूटीन में ना आधा घंटा इस कैलकुलेशन को दे सकते हो। और कैसे देना है वो भी सीख लो। आपको एडिशन सीखनी है, मल्टीप्लिकेशन सीखना है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और डिवीजन। इन चारों पे प्रैक्टिस करनी है डेली आधा घंटा। और कहाँ से करोगे? इसके लिए ना बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे प्ले स्टोर पे, आप वहाँ से कर सकते हो। बहुत सारे ऐप हैं, नॉर्मल आप सर्च करो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वेबसाइट्स भी हैं, वो भी डेली के प्रैक्टिस सेट्स देते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आप नॉर्मल सर्च करो, आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। प्ले स्टोर के ऊपर ऐप्स मिल जाएंगे और वेबसाइट्स भी मिल जाएंगी, तो आप डेली का आधा घंटा निकाल सकते हो और इससे भी इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको सजेस्ट करी हैं वो करो, करना स्टार्ट करो, आपको अपने आप इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा अपने अंदर। और हर चीज़ टाइम लेती है, उस चीज़ को जितना टाइम चाहिए उतना देना सीखो। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा आपको, पेशेंस ही गेम चेंजर है। जितना ज़्यादा आप पेशेंस बना के रखोगे, हर चीज़ को उसको जितना रिक्वायर्ड टाइम है देते चले जाओगे, वो आपको उतना ही रिवर्ट बैक करेगी, उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स भी ला के देगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को अप्लाई करो, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं और जनरल अवेयरनेस के बारे में समझते हैं। जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा तंग कर रही है बच्चों को इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान भी हो रहे हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। तो आपको क्या क्या करना है, किस किस तरीके से सारी चीज़ें कवर करनी है, सिलेबस कैसे कवर करना है, वो सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूँगी आपके साथ। सिलेबस सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि होता क्या क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है। सिलेबस में मेजर हमारे पास कुछ कोर सब्जेक्ट है, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और साइंस। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो अपने पास।
उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स, और फिर बात आती है करंट अफेयर्स की। और साथ साथ मैं आपको मेंस रिलेटेड भी बताती जाऊँगी कि मेंस में जीके आपको कैसे कैसे टैकल करनी है और वहाँ पे कितनी कितनी ज़रूरत है किस किस सब्जेक्ट की। देखो, पॉलिटी के हमेशा से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्री में भी और मेंस में भी 2 से 3 क्वेश्चन। ज्योग्राफी में 3 होती हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसका वेटेज फिजिकल ज्योग्राफी का 30% रहता है, इंडियन का 60% वेटेज रहता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी का 10% वेटेज रहता है। यानी कि आपको एक क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में से मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। इंडियन ज्योग्राफी में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और फिजिकल ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन ज़रूर होता है। हर शिफ्ट के अंदर आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी आपको देखने को मिलते हैं, तो आप उस हिसाब से वेटेज दे के आप सब्जेक्ट्स को पढ़ो। इकोनॉमिक्स में 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और कभी कभार एक भी नहीं मिलता था, लेकिन अब इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है ना वो अच्छे से इंक्लूड करना एसएससी ने स्टार्ट कर दिया, तो 1 से 2 क्वेश्चन प्री में और मेंस के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री का बहुत अच्छा वेटेज है, जिसके अंदर एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री है। एंशियंट से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, मेडिवल से 1 क्वेश्चन आता है और मॉडर्न से 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, इन टोटल 4 से 5 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल सकते हैं हिस्ट्री सेक्शन में से। फिर बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस का वेटेज बहुत अच्छा है। साइंस में फिजिक्स के अंदर आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्री में, 1 क्वेश्चन तो आ ही जाता है फिजिक्स में से। केमिस्ट्री के अंदर 2 से 3 और बायोलॉजी में 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलते हैं। और साइंस का वेटेज जो सबसे ज़्यादा है ना वो मेंस के अंदर है। मेंस में आपको साइंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और प्री में भी 6 क्वेश्चन तो मान के चलो कि साइंस में से ही आने हैं, इन 3 सब्जेक्ट्स में से ही आने हैं 6 क्वेश्चंस, इतना फाइनल है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। जैसे कि क्लासिकल डांस है, फोक डांस है, इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपको याद करने होते हैं। फेस्टिवल्स, कौन सा फेस्टिवल कहाँ पे कौन से स्टेट में मनाया जाता है, और जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो कितने दिन वो फेस्टिवल चलता है, ये सारी चीज़ें फैक्ट्स, फेस्टिवल से रिलेटेड जितने फैक्ट्स होते हैं वो आपको आने चाहिए। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, घरानास, स्पोर्ट्स, नेशनल और स्टेट की जो स्कीम्स होती हैं ये हर एग्जाम में पूछ रहा है, वो बार बार पूछ रहा है, प्री में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, मेंस में भी पूछ रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डेज और डेट्स, और साथ में जो करंट में उनकी जो थीम्स रही हैं, यानी कि 2024 में, 2023 में, 2022 में, मतलब इस हिसाब से इनकी थीम्स आपको याद होनी चाहिए। और ये करंट अफेयर है तो करंट अफेयर थोड़ा सा पुराना चल रहा है, करंट अफेयर भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन करंट अफेयर पे भी देखने को मिल सकते हैं। स्टैटिक जीके के 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्री में बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका। प्री में आपको 6 से 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही देखने को मिलने वाले हैं और मेंस में इसका वेटेज बहुत कम है, शायद ही कोई क्वेश्चन दिखे, या दिखे भी तो 1-2 क्वेश्चन दिखेंगे, वो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड दिख सकते हैं, यानी इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पार्ट वो पूछ सकता है, इनमें से बहुत कम है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं मेंस के अंदर, इसके आते हैं मेंस के अंदर, बाकी थोड़ा सा कम है, बाकी सब सिर्फ प्री में पूछा जाता है स्टैटिक का। करंट अफेयर की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन बहुत पुराने पूछ रहा है, यानी कि अगर हम 2025 का टारगेट कर रहे हैं तो करंट अफेयर कहीं वो बहुत पुराने पूछ रहा है, 2021 के, 2020 के करंट अफेयर्स, 2022 के करंट अफेयर्स भी हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी इन पर इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, अपने इन 2 टॉपिक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ, एक तो ये सब्जेक्ट्स और अपना ये स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स पे अभी इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम से पहले एक छोटी सी PDF आपको मिल जाती है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, वो मैं शेयर भी कर दूँगी अपने टेलीग्राम पर। ठीक है, और ये ज्वाइन कर लो जाके, टेलीग्राम में बहुत सारी चीज़ें इस पर शेयर करती रहती हूँ और मैंने अब तक करी भी हैं, टारगेट्स भी चल रहे हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और बायो में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लो। मेंस में कहीं अराउंड 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिल जाते हैं, तो इतना सा वेटेज रहता है। बट करंट अफेयर आप थोड़ा सा बाद में ही करना, सबसे पहले इन 2 टॉपिक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लो, इन 2 चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बना लो अपने, उसके बाद हम करंट अफेयर्स को टैकल करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सोर्सेज मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई अच्छा सा कोर्स ले सकते हो। परमार सर का कोर्स है, मैंने पर्सनली इनको फॉलो किया हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, तो आप ये कोर्स से चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। स्टैटिक जीके भी इन्होंने करवा रखी है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। या फिर अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आपको जो भी टीचर अच्छा लग रहा है यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करो, वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन करना कैसे है, जब भी आप कोई भी एक चैप्टर करो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पॉलिटी स्टार्ट की है, ठीक है, और पॉलिटी के अंदर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े आज, तो जैसे आज फंडामेंटल राइट्स पढ़े तो नेक्स्ट डे इसके जाके PYQs सॉल्व करो। और PYQs कहाँ से सॉल्व करोगे, अपनी बुक से सॉल्व करोगे, पिनाकल की बुक ले लेना या फिर किरण की बुक ले लेना, और उसके अंदर टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज PYQs हैं, वहाँ से आप उन PYQs को लगाओ, उनको सॉल्व करो, और जो कोर्स कर रहे हो उसके अपने नोट्स बनाओ,
या फिर जो नोट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से करना ये वे बेस्ट है। जैसे ही आप एक चैप्टर करो उसके बाद उसके PYQs लगाओ और उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव करो। ठीक है, स्टैटिक जीके के ऊपर प्री के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 6 से 7 क्वेश्चन देता है और ईजिली हो जाते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से करके जाना, इग्नोर मत करना। और ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, सोर्स मैं आपके हाथ में छोड़ रही हूँ और मैंने कुछ सजेस्ट भी कर दिया है आपको, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो अपने मन से। एक बार पढ़ के देख लो और जैसे भी आप उनको फॉलो करते जाओ। आगे हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग देखो ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और ये मैं ऐसे नहीं कह रही, मैंने खुद किए हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट भी कर रही हूँ और बता भी रही हूँ कि कैसे कैसे सब कुछ करा जा सकता है। मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है, चाहे वो CGL 2024 हो, CHSL 2024 हो। उसके अलावा मैंने CGL का जब मेंस दिया था, मेंस 2024, उसके अंदर 87 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 90। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटजी काम कर रही है जो मैं फॉलो करती हूँ खुद, तो आपकी भी वो स्ट्रेटजी काम कर सकती है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसको एक बार फॉलो करना और खुद देखना, आपको इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा अपने अंदर। मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। रीजनिंग के ना कुछ मेजर टॉपिक्स होते हैं, उनको आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले आप चाहे अपने सिलेबस में देख सकते हो। ठीक है, उनको चैप्टर वाइज कंप्लीट करना, और ये कहाँ से करना है, सोर्स मैं आपको बता रही हूँ। पिनाकल ले लो या फिर किरण ले लो, और रीजनिंग के लिए जो मैं स्पेशली आपको सजेस्ट करूँगी ना एज अ बिगिनर, तो वो मैं किरण की बुक करूँगी। ठीक है, आप किरण की बुक ले लो क्योंकि उसके अंदर दे रखे हैं टाइप वाइज, तो एज अ बिगिनर आप किरण ले लेना। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में मैं पिनाकल भी सजेस्ट करती हूँ, बट फॉर रीजनिंग आप किरण की बुक के साथ जा सकते हो। उसके अंदर टाइप वाइज आपको मिल जाएंगे, और वहाँ से आप एक एक चैप्टर करके उसको कंप्लीट करना स्टार्ट करो। डेली के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, और जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है उसके वीडियो सोर्सेज बहुत सारे हैं यूट्यूब के ऊपर, उनसे उसको कंप्लीट करो। ठीक है, जब आप मेजर चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं रीजनिंग का, थोड़ा सा ही सिलेबस है, तो आप जब मेजर चैप्टर्स कंप्लीट कर लो तो उसके बाद जो एक मेन चीज़ आपको ऐड ऑन करनी है अपनी तैयारी में, वो है सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, वो आपको सेक्शनल टेस्ट ऐड ऑन करने हैं। डेली के 2 सेक्शनल टेस्ट लगाओगे आप। जो टारगेट सीरीज चल रही है उसके अंदर भी मैं ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली लेके चल रही हूँ, चैप्टर्स भी करवा रही हूँ और सेक्शनल टेस्ट भी दिलवा रही हूँ। वीक के अंदर हम 3 दिन सेक्शनल लगाते हैं और 3 दिन चैप्टर करते हैं। तो इस तरीके से हमारा कुछ सिलेबस चल रहा है। आप वहाँ से टारगेट सीरीज से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे कैसे सब चल रहा है। टेलीग्राम पे जाओ, आपको पिन मैसेज के अंदर वो सभी टारगेट्स जो मैं डेली के देती हूँ ना वो मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, एक चीज़ और, ये वीडियो है इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसके अंदर मैंने आपको सीक्वेंस में बताया कि आपको कैसे कैसे रीजनिंग में क्या 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 चीज़ें करनी है ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सको, इसी तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सको अपने प्री में भी और मेंस में भी। और एक और चीज़ जो मैंने इसके अंदर लास्ट में डिस्कस की है वो है मॉक्स। आपको मॉक में कैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है, आपका सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, वो सब मैंने इसके अंदर बताया। और वो कहीं ना कहीं वो जो सीक्वेंस है ना वही मुझे हेल्प करता रहा है आज तक इतने मार्क्स स्कोर करने में। तो वो मैंने आपको सीक्वेंस इस वीडियो में बताया, तो आप एक बार जाके इसको देखो, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद भी आएगी, और उस चीज़ को फिर फॉलो करो। जब आप उस चीज़ को फॉलो करोगे ना आपको अपने आप रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। ठीक है, बस इतना करना है आपको रीजनिंग में, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें बता रही हूँ उसको नोट करते जाओ अपने पास और उसे करना स्टार्ट कर दो एज इट इज़। ठीक, आगे हम बात कर लेते हैं डेली टारगेट्स के बारे में। डेली टारगेट्स के लिए एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, क्योंकि आप एक बिगिनर हो तो आपको पता नहीं है कि आपको डेली कितना कितना काम करना चाहिए, कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, और उन स्टडी आवर्स का जो यूज़ है वो किस तरीके से करना चाहिए, कितना पोर्शन कितना डेली कवर होना चाहिए। मैंने आपको स्ट्रैटेजी तो बता दी कि आपको कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से करनी है और कितनी करनी है, बट डेली कितना करना है ये अभी आपको पता नहीं है, धीरे धीरे पता लगेगा। बट स्टिल आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। मैं अगर कुछ बता रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बचाने के लिए ही बता रही होंगी, तो उसके लिए मैंने ये टारगेट सीरीज़ स्टार्ट की थी, फ्रेशर्स के लिए भी और रिपीटर्स के लिए भी, दोनों के लिए ये टारगेट सीरीज़ चल रही है। हमारे टेलीग्राम के ऊपर चल रही है, आप जाके सर्च कर सकते हो। सब्सक्राइबर्स भी अब इसके ऊपर अराउंड 1.8 के अब हो चुके हैं, तो आप देखो, इसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसे ज्वाइन कर लो। और टारगेट सीरीज़ में मैं क्या क्या करवा रही हूँ उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी थी, जिसके अंदर मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया है कि हमारा 90 डेज़ का क्या टारगेट चल रहा है और कैसे कैसे हम चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये कुछ ऐसे स्मार्ट टारगेट्स हैं जो आपको डायरेक्ट आउटपुट देंगे, और ये मेरी गारंटी है कि आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ से। ये नहीं कि आप सिर्फ हार्डवर्क किए जा रहे हो,
आपको दोनों चीज़ों को साथ में करना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। हार्ड वर्क आप खुद करेंगे और स्मार्ट वर्क करने के लिए मैं आपको डायरेक्शन दे रही हूँ। जब आप ये दोनों चीज़ों को मिला दोगे तो अपने आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ जाओगे। दैट्स इट, इतना ही करना है आपको, ठीक है। और एक और क्वेरी आई थी मेरे पास टेलीग्राम के ऊपर भी, बच्चों ने मुझसे पूछा था कि दीदी डेली का रूटीन क्या होना चाहिए हमारा, डेली कौन सा काम हम किस टाइम पे करें कि हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल के आए। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपका डेली रूटीन किस टाइप का हो सकता है। देखो, सुबह का टाइम हमारा फ्रेश माइंड होता है, तो आप सुबह के टाइम पे 9 बजे से पहले पहले, ठीक है। और मैं हमेशा मॉर्निंग रूटीन ही सजेस्ट करती हूँ, हमेशा सबको। रात को बैठ के पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। मॉर्निंग रूटीन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी मॉर्निंग में ही होने वाले हैं। तो आप अपने माइंड को मॉर्निंग के हिसाब से ट्रेन रखो कि दिन में आपका माइंड 100% प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना चाहिए। और ये एग्जाम से 2-4 दिन पहले नहीं होता। अगर आप तुम सोचो ना कि आज इस दिन मेरा एग्जाम है और मैं 2 दिन पहले से रात को आराम से सोऊंगा और सुबह जल्दी उठूंगा और सुबह सारा कुछ पढ़ूंगा, तो 2 दिन में हैबिट नहीं बनती। ये होती है लॉन्ग टर्म हैबिट, जो आपको 3-4 महीने लगातार करके बनानी पड़ती है। इसीलिए अभी से अपना रूटीन मॉर्निंग का ही रखो, ठीक। सुबह सुबह आप वो कैब और रीडिंग को दे सकते हो, ये बेस्ट टाइम है वो कैब के लिए और रीडिंग के लिए। उसके अलावा जो 9 से 12 का टाइम होता है ना, ये वो टाइम होता है जब हमारे एग्जाम ज़्यादातर होते हैं। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट इसी टाइम होती है, और मेंस का एग्जाम भी 9 बजे होता है। इसीलिए इस टाइम के अंदर आप अपना मॉक टेस्ट और एनालिसिस वाला पार्ट रख सकते हो, या फिर अगर कोई प्रैक्टिस वाला पार्ट है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो वो भी आप इस टाइम के अंदर कर सकते हो। प्रैक्टिस को भी इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो, कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है। ये सब चीज़ें कर सकते हो। और लंच से पहले पहले, यानी 2 बजे से पहले पहले आप जीके कंप्लीट कर लो, क्योंकि लंच के बाद थोड़ा सा आलस आ जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है, थक भी जाते हैं। तो उस टाइम पे जीके हो नहीं पाएगी, याद नहीं रहेगा कुछ, तो जीके को लंच से पहले कंप्लीट करना बेस्ट रहता है। तो आप इसको लंच से पहले पहले ही कंप्लीट किया करो, ठीक है। उसके बाद लंच के बाद आप मैथ्स को ले सकते हो, वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हो जिसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट आए, यानी कि आप बैठ के उसको सॉल्व करो अपने हाथों से। जब सॉल्व कर रहे होगे ना तो नींद नहीं आएगी, बोरियत भी फील नहीं होगी। इसलिए मैथ को मैं इस टाइम में रखना प्रेफर करती हूँ। उसके बाद इवनिंग में आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो, यानी जो प्रैक्टिस वाला काम है ना वो थोड़ा सा बाद में रखा करो, और जो लर्निंग वाला काम है वो सुबह के टाइम रख लिया करो, क्योंकि सुबह फ्रेश माइंड होता है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और प्रैक्टिस आप बाद में कर सकते हो, शाम के टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, आप अपने हिसाब से अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो, बट मुझे ये बेस्ट लगता है तरीका। अपने माइंड के हिसाब से चलना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो आप इस चीज़ को फॉलो करके देखो, अप्लाई करके देखो। आप आगे हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, कि एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल रहता है। एसएससी के जो क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं ना, वो टीसीएस बनाते हैं, और ये अभी से नहीं, 2018 से बना रही हैं, ठीक है। 2018 से लेकर अब तक टीसीएस ही पेपर्स बना रही है। और टीसीएस ने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं आज तक एसएससी के सभी एग्जाम में, सिर्फ सीजीएल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एसएससी जितने भी एग्जाम्स करवाती है ना उन सभी के क्वेश्चंस ये बनाते हैं, ठीक है। और आपको इन्हीं क्वेश्चंस को ही टैकल करना है। कभी कभार एक एग्जाम का क्वेश्चन, जैसे एमटीएस है, एमटीएस की क्वालिफिकेशन तो सिर्फ 10th है, लेकिन देखा गया है कि एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन वो डायरेक्ट सीजीएल मेंस में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम को इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसीलिए मेरा यही सजेशन रहता है कि आप सबसे ज़्यादा ध्यान अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर रखो, क्योंकि 90% क्वेश्चंस आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर ही दिखने वाले हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इनके ऊपर करना है। जितने भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जितने भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, चारों ही सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स या फिर जीके, इन सभी एग्जाम्स के अंदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। इवन इन मॉक टेस्ट आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हो। जो फुल मॉक्स होते हैं जो कंपनीज बनाती हैं उनको थोड़ा सा आप सेकंड नंबर पे रखोगे। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट को अच्छे से कंप्लीट करोगे और अच्छे से उनसे सीखने पे ध्यान दोगे। सबसे मेन थिंग इज़ सीखना, लर्निंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी होती है मॉक टेस्ट से या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। आगे हम बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। आपको मॉक टेस्ट कब लगाने स्टार्ट करने हैं और कैसे कैसे लगाने हैं, कौन से मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, आपने अभी अभी सिलेबस अपना स्टार्ट किया, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले अपने सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। जब आपका सिलेबस अराउंड 50% कंप्लीट हो जाए तब आप मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 50% कम से कम आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लो सभी सब्जेक्ट्स का। मैथ्स का थोड़ा सा बड़ा सिलेबस होता है तो आप उसके अंदर देख सकते हो, अपने हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है तो भी कोई बात नहीं, बट मॉक टेस्ट से सीखना सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो 50% अपना पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो और उसके बाद मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दो। उसके बाद भी आप हर हफ्ते 3 से 4 मॉक आराम से लगा सकते हो। और जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो सिलेबस के साथ वीकली एक मॉक ज़रूर रखना, ताकि आपको पता चलता रहे
कि आपकी डायरेक्शन सही जा रही है या नहीं जा रही है। मतलब अगर आप सिलेबस में करते टाइम कोई अगर एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो और उसके बाद फिर एक मॉक लगाते हो, तो इंश्योर करो कि उस मॉक में आया हुआ क्वेश्चन, उस चैप्टर का आया हुआ क्वेश्चन आपसे बन रहा है, आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो। तो आप इसके साथ साथ अपनी डायरेक्शन को भी चेक करते जाओगे, इसीलिए मॉक टेस्ट को सिलेबस के साथ भी रखा जाता है, हमेशा से रखा जाता है। तो सिलेबस के साथ साथ आप वीकली 1 या 2 मॉक ज़रूर लगाओ, इससे आपकी डायरेक्शन टेस्ट होती रहेगी, साथ साथ कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका पढ़ा हुआ आपके काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है। ठीक है, और एक बार जब आपका 50% तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर आप 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया कि कब लगाने हैं मॉक टेस्ट। अब बात करते हैं कौन से मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट के लिए आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट के ऊपर जाओगे, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट पे जाओगे, आप मंडे टू फ्राइडे प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाओगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर आप CGL के, CHSL के, ठीक है, उसके अलावा MTS के, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। कहाँ से करने हैं उसके लिए आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करो। ठीक है, इसका पास ले सकते हो आप, इसे फॉलो करो। टेक्स्ट बुक का एक कूपन कोड आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आप इस कूपन कोड को यूज़ कर सकते हो, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको पास इसको ख़रीदना ही पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रीज़न बीइंग कि मॉक टेस्ट के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। मॉक टेस्ट ही गेम चेंजर्स होते हैं हमेशा। आप कितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट के अंदर अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को डाउन कर जाओगे। ठीक है, इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक से आप उसको परचेज़ कर सकते हो, ये वाला कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, और फटाफट से परचेज़ कर लो और मॉक्स लगाने स्टार्ट करो। मंडे टू फ्राइडे आप प्रीवियस ईयर मॉक्स ही लगाओगे। उसके अलावा लाइव मॉक्स आते हैं, जो लाइव मॉक्स आते हैं वो अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होता तो मैं ज़रूर रिकमेंड करती कि आप लाइव मॉक लगाओ, बट अगर आपका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है, तो अभी आप लाइव मॉक को थोड़ा सा स्किप करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाओ। जो रिपीटर्स होते हैं उनको लाइव मॉक लगाने ज़रूरी है, वो सैटरडे संडे को लाइव मॉक लगाएंगे। मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में भी काफ़ी बार बता रखा है कि आप मंडे टू फ्राइडे हमेशा प्रीवियस ईयर मॉक्स पे फोकस करो, और बाकी सैटरडे संडे लाइव मॉक आप लगा सकते हो, तब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है। दैट्स इट। ठीक है, अब मॉक टेस्ट लगाने के बाद सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से काम तो चलता नहीं है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस, और बेस्ट एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना है, कैसे एनालिसिस करना है वो सुन लो। एनालिसिस करते टाइम आपको 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। एक तो जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस होते हैं उन पे, उसके अलावा जो रॉन्ग हो गए, आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे बट रॉन्ग हो गए, उन पे ध्यान देना है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आपने अलग से एक मॉक टेस्ट की नोटबुक बनानी है, उसके अंदर नोट करना है। चारों सब्जेक्ट की अलग 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 नोटबुक आप बनाओगे। इंग्लिश की अलग कॉपी बनाओगे, रीजनिंग की अलग कॉपी बनाओगे, मैथ्स के लिए अलग और जीके के लिए अलग। इन सभी क्वेश्चंस के जो सोल्यूशंस होते हैं वो आप इनके अंदर नोट करोगे। यही एनालिसिस का बेस्ट तरीका होता है, इन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। और एज अ बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अल्टरनेटिव डे मॉक्स लगाओ। अगर आप आज मॉक लगा रहे हो तो जो सेकंड डे है उस दिन उसको एनालिसिस के लिए आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा। रिपीटर्स को एनालिसिस में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो मैक्सिमम चीज़ें कवर कर चुके होते हैं। बट एज अ बिगिनर जब आपका स्कोर बहुत कम आ रहा होता है, 100 चल रहा होता है या 110 चल रहा होता है, इस टाइम के ऊपर आपको एनालिसिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है, इसीलिए आप अल्टरनेटिव डे मॉक लगा सकते हो। ठीक है ना, अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं डेली जितने भी डाउट्स आते हैं मैं खुद मैसेज करके सबको रिप्लाई करती हूँ। एक एक मैसेज का मैं अच्छे से रिप्लाई करती हूँ, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कितना टाइम लग सकता है एसएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करने में, और ये मैं ऑनेस्ट रिप्लाई दूंगी आप सभी को। ठीक है, बहुत लोग बहुत कुछ बताते रहते हैं आपको कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करो, ये करो वो करो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो फर्स्ट अटैम्प्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सीजीएल का फर्स्ट अटैम्प्ट वो ज़रूर होता है, बट सीजीएल से पहले उनसे पूछो कि उन्होंने कितने सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं एसएससी से रिलेटेड। सीएचएसएल का हो गया, जीडी का हो गया, और भी कितने सारे एग्जाम्स हैं जो एसएससी कंडक्ट करवाता है, और वो सारे एग्जाम्स वो बच्चा दे के आता है, उसके बाद वो सीजीएल देता है और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करता है, तो वो सीजीएल का फर्स्ट अटैम्प्ट होता है। लेकिन उसकी लाइफ में जितने उसने गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए हैं उसका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं होता। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आप सही डायरेक्शन के अंदर तैयारी करोगे ना एसएससी की, तो आप इन सभी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर वेल, अपनी स्टडी को स्मार्ट रखो। ठीक है, सिर्फ हार्डवर्क करने से कुछ नहीं होने वाला है, और सिर्फ स्मार्ट वर्क करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। जब आपका हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी ना, उस टाइम के ऊपर आपकी जो स्पीड होगी वो दूसरों से 2x पे चल रही होगी, आप दूसरों से बहुत तेज़ भाग रहे होगे।
और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब ये होता है कि दूसरे से तेज भागना, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, आप 1 साल के अंदर बहुत आराम से खुद को प्रिपेयर कर सकते हो और इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1 साल में। लेकिन जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ, आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके फॉलो करना पड़ेगा, बीच में से छोड़ना नहीं है, इधर उधर भागना नहीं है। वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने आपको मिस्टेक्स बताई थी, उन चीज़ों का ध्यान रखना है, फोमो से दूर रहना है। फोमो इज़ व्हाट? जो चीज़ें आप कर रहे हो उसको करते रहो, जो चीज़ें दूसरे कर रहे हैं उनको देख के उस चीज़ का खुद पे कोई भी इफ़ेक्ट मत पड़ने दो कि अगर वो कोई और बुक फॉलो कर रहा है तो तुम भी वही फॉलो करना शुरू कर दो अपनी छोड़ के। तो ऐसा मत करो, ठीक है। सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है, सबका अपना करने का तरीका है, आपका भी अपने करने का तरीका है, इसलिए खुद पे विश्वास करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इस सीक्वेंस में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और एक और मेजर चीज़ मुझे आपको बतानी है, देखो एसएससी के अंदर ना, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो, ना सिर्फ एसएससी, कोई और भी एग्ज़ाम हो, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो और आप एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठे हो, तो कभी भी ना अपने दिमाग के ऊपर ये प्रेशर मत डलना कि मुझे इसी अटैम्प्ट के अंदर इसको क्लियर करना है, कि अगर आज का जो पेपर जो मैं आज दे रहा हूँ या दे रही हूँ उसको मुझे आज क्लियर करना है, इसके बाद मैं कोई और पेपर नहीं दूंगा, ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है या व्हाट्सोएवर, कुछ भी। एग्ज़ाम हॉल के टाइम आपका पूरा कंसंट्रेशन उन 100 क्वेश्चंस पे होना चाहिए, जो 100 क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं उन पे होना चाहिए, ना कि तुम्हारे खुद के ऊपर होना चाहिए कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, मेरा कुछ भी है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत आने दिया करो। खासकर ये फर्स्ट अटैम्प्ट वालों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। वो सोचते हैं कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में सारा कुछ क्लियर कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। बट लाइफ है, कभी भी कैसे भी पलट जाती है। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा स्ट्रांग बन के रहो। आप जब प्रिपरेशन करते हो ना, तो उस टाइम पे आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं अपना लास्ट अटैम्प्ट समझ के प्रिपेयर करूँगा, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको, डेली के सभी टारगेट्स कंप्लीट कर सको इस टाइम पे। लेकिन एग्ज़ाम में कभी मत बैठना कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, कुछ नहीं पता, आपको दोबारा से ही पेपर देना पड़ सकता है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, लोगों के 6-6 साल लग गए हैं। तो इस चीज़ को लेके दिमाग में एग्ज़ाम में तुम नहीं बैठोगे, सिंपल, ठीक है। अगर तुम बैठे तो तुम अपनी जो 100% प्रोडक्टिविटी जो वहाँ पे दे सकते थे ना, जितना तुमने पढ़ा है वो वहाँ पे डिलीवर कर सकते थे, तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, वहाँ पे अपना बहुत कम आउटपुट निकाल के लाओगे। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कभी भी एग्ज़ाम हॉल में उसको लास्ट अटैम्प्ट समझ के मत बैठना, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में जब भी जाते हैं तो सिर्फ यही सोच के जाते हैं कि हम अपना बेस्ट देने जा रहे हैं, जो हमने सीखा है बस वो वहाँ पे करके आएंगे। सिलेक्शन होना ना होना वो हमारे हाथ में नहीं है, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, बट उस टाइम पे ये 100 क्वेश्चन आपके टारगेट्स पे होने चाहिए। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सोच के प्रिपरेशन करोगे कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ का मेन चीज़ ईगो, इस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने देना, दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस मत हुआ करो कि इसने इसका सिलेक्शन हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका 2 साल में हुआ, इसका 1 साल में हुआ, इसने 6 महीने में ले लिया। इन चीज़ों को मत देखा करो। ये पर्सनल सजेशन मैंने आपको दिया, इस चीज़ को फॉलो करो। और ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें डिलीवर कर दी हैं, और जो सोर्सेज कुछ वीडियोस मैंने आपको देखने के लिए रिकमेंड करी हैं उनको ज़रूर देखना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, ठीक है। इन चीज़ों को नोट करो और तैयारी करनी स्टार्ट करो। कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज़ आपको मुझसे पूछनी है, पर्सनली मुझसे बात करनी है, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, मैं वहाँ पे सभी बच्चों को रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। जितने भी डाउट्स होते हैं वो मैं सबके लेती हूँ, और आप भी मुझे अपना डाउट बता सकते हो टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ये वीडियो शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।